एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद अपने स्कूल में खेलने जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीत राजा कौन हो सकता है वह, अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं परिस्थितियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह वह विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे परिस्थिति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। परिस्थितियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुम अध्याय 9 में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की परिस्थिति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की परिस्थिति। आओ देखें समुद्रगुप्त की परिस्थिति हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। परिस्थिति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नकुले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस परिस्थिति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उसकी प्रति समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन करते हैं। मानचित्र 1 में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, जिनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदुएं दिए गए हैं। इन में हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों को आंतरिक घेरा बैंगनी रंग में से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और समुद्र पश्चिमी के कई गण या संघ, अध्याय 5 याद करो, आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे।
बरा इलाके के शासन जिन्हें नीले रंग से रंगा गया संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनके साथ किया। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसा इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाली विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वंशावलियाँ अधिकांश प्रस्तुति शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रस्तुति भी चंद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधियाँ धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही ये राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसके राजा बनने का तक का वर्णन है। चीनी यात्री xuanzang, जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ के जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उसके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थितियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था।
जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रस्तुति से पता चलता है। इनमें उनके पूर्वज खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अर्श को भी आगे बढ़ने से रोका। अर्श का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अर्श अब अर्श नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लव और चालुक्यों का अत्यंत राष्ट्रकूट तथा चोलों ने समानता समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्रशासनिक प्राथमिक इकाई गांव थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय का मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सारथवा यानी व्यापारियों काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कास्त यानी लिपि का प्रधान जैसे लोग होते थे। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सारथवा यानी व्यापारियों के कबीले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कास्तो यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राज्य अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में उनमें कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसमें युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण राज्य में सभाएं। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते। ये सभाएं उप समितियाँ के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ
पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने के आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा अन्य कुछ स्रोतों से मिलती है। चलो इनमें से कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इस नाटक में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मुछारे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी तीर्थ यात्री पाषाण का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर उसे अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह ब्राह्मण द्वारा अभियान पर निकाली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण दिया गया है। अन्यत्र अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए भगत स्त्रियाँ और पुरुषों के लिए सच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के, स्त्री और पुरुषों के लिए दान देने वाले, स्त्री और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, स्त्री और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले, स्त्री और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले, स्त्री और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले गए। अरबों के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी अल्लाह को सर्वोपरि मानता है। यहाँ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया है।
इसी प्रकार हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है।